हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास किस तरह से बच्चों का होता है, और दूसरा क्वेश्चन है संकल्पना निर्माण पर्यावरण के अंतर्गत किस तरह से होती है। और उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन एक क्रिएट होता है कि जो संकल्पना निर्माण होता है इसके अंतर्गत शिक्षक किस प्रकार सहायता कर सकते हैं छात्रों की। कोड 509 का है, ब्लॉक 3 है, यूनिट 6 है। तो चलिए फिर देख लेते हैं जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, आज इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास और संकल्पना निर्माण। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, संज्ञानात्मक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अब इसको सामाजिक विज्ञान के नजरिए से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अभी तक आप टीचिंग शिक्षा शास्त्र के नजरिए से पढ़ रहे थे, अब आपको इसको सामाजिक विकास के नजरिए से, सामाजिक अध्ययन के नजरिए से पढ़ना है। तो इसको पहले देख लेते हैं कि सामाजिक विज्ञानों का विषय वस्तु जो होता है उसमें इतिहास होता है, भूगोल होता है, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन सबको मिला के जो है सामाजिक विज्ञान बनाया जाता है, ठीक है। सभी चीजें उसमें हम पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए कि समुदाय, जनसांख्यिकी, संस्कृति, विकास, पर्यावरण, उपयोगितावाद आदि, ये सभी हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। हम समुदाय समाज के बारे में भी पढ़ते हैं, हम जनसांख्यिकी सांख्यिकी जनसंख्या के बारे में भी पढ़ते हैं, संस्कृति के बारे में भी पढ़ते हैं, विकास के बारे में, पर्यावरण के बारे में हम सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। ये संकल्पनाएं जो होती हैं बच्चों की गतिविधियां, अनुभवों और दृष्टांतों में व्यस्तता के माध्यम से गठित की गई हैं, और सामाजिक विज्ञान का शिक्षण इस व्यस्तताओं पर आधारित है। और अधिगमकर्ताओं की विकसित संज्ञानात्मक योग्यताएं जैसे अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण, जो कि सामाजिक मुद्दों को समझने के मौलिक तत्व हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो आप संज्ञानात्मक योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संज्ञानात्मक योग्यताएं देखिए, अवलोकन हो गया, पहचान हो गया, वर्गीकरण, ये 3 संज्ञानात्मक योग्यताएं इसमें दे दी गई है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। अब सामाजिक मुद्दों को समझने के मौलिक तत्व कौन कौन से हैं। सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए मौलिक तत्व तो जैसे गरीबी हो गई, अशिक्षा हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गई, संप्रदायवादी, क्या हो गए, मौलिक तत्व हो गए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिगमकर्ता को विकसित संज्ञानात्मक योग्यताएं कौन कौन सी हैं, तो उनमें आपको सर्च करना होगा अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण और सामाजिक मुद्दों को समझने के मौलिक तत्व। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू। तो आपकी गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, संप्रदायवाद, ये सभी चीजें होती हैं, ठीक है। या फिर इनसे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि सामाजिक मुद्दों को समझने के मौलिक तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको फिर इन चीजों को गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, संप्रदायवाद को एक्सप्लेन करके लिखना होगा। हो सकता है आगे क्वेश्चन भी इसमें हो। अब नीचे देख लेते हैं कि संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास निश्चित स्तरों का अनुसरण करता है, अतः पाठचर्या का संगठन और सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियां शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर संज्ञानात्मक विकास के स्तरों के अनुकूलन होनी चाहिए। यानी कि जैसे संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं जिस एज में, क्योंकि पियाजे ने अपने इन विकास की अवस्थाओं को एज के हिसाब से बांटा है, ठीक है ना। 0 से 2, फिर 2 से 7, 7 से 12, इस तरह से उन्होंने बांटा है। तो जिस एज के बच्चे हैं उसी एज के हिसाब से भी पाठ्यक्रम बनाया जाए, पाठचर्या बनाई जाए, उसमें जो कंटेंट रखे जाते हैं वो रखे जाए। क्योंकि यदि बच्चा 0 से 2 साल का है तो उसको आप 5th या 4th या 3rd क्लास की चीजें नहीं बता सकते हैं, वो एक तरह से प्ले ग्रुप का बच्चा कहलाएगा। तो प्ले ग्रुप में पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि दिखा के ओरल चीजें की जाती हैं, एक्टिविटी होती है। अब बच्चा यदि 2 से 7 साल में आता है, 6-7 ईयर में वो फर्स्ट क्लास में होता है, तो उसे आप प्ले ग्रुप की चीजें नहीं पढ़ा सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, बल्कि उसे आपको ओरल के साथ साथ में रिटन भी पढ़ाना होगा, लिखना भी सिखाना होगा। तो ये होता है पाठचर्या जो होती है, वो शिक्षण की विधियां जो होती हैं, ठीक है ना। शिक्षण की जो विधियां होती हैं, शिक्षा के जो विभिन्न स्तर होते हैं, एज के हिसाब से जो होते हैं उनके अनुकूल होनी चाहिए। एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आपको समझना जरूरी है कि कैसे विभिन्न संज्ञानात्मक योग्यताएं विभिन्न आय स्तरों पर विकसित होती हैं, जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, ओके। और संज्ञानात्मक विकास के जो मुख्य विचारक, तो यहाँ पे पियागे और जो आपके एरिक्सन और स्पोक मानते हैं कि विकास के जो स्तर या समय है, किंतु प्रत्येक एक बच्चे की चिंतन और अधिगम विधियों के अध्ययन के विभिन्न उपागमों पर बल डालते हैं। यानी कि विकास के स्तर के साथ साथ में जो समय होता है, विकास का स्तर यानी उम्र का बढ़ना, विकास का स्तर यही कह रहा था, बच्चा उम्र में बढ़ता जाता है, और जो समय होता है, ये सभी चीजें जो होते हैं वो जो भी पढ़ाने की विधियां होती हैं उन पे बल डालते हैं। यानी हर एक स्तर के साथ साथ में, विकास के स्तर के साथ साथ में पढ़ाने की जो विधियां होती है वो भी बदलती जाती हैं, ठीक है। संभवतः बच्चे में संज्ञानात्मक
संज्ञानात्मक विकास का सबसे उद्गृष्ट सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे का सिद्धांत था। और यहाँ हम पियाजे के सिद्धांत के विचार विमर्श करते हैं, जो कि प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र की योजना के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। हालांकि अभी तक का अगर हम देख के आए तो पियाजे का आपने हर एक लेसन में पढ़ा है, लेकिन कोई भी ऐसी थ्योरी आपसे एग्जाम में नहीं पूछी गई है जैसे कि पूछी जाती है, कोई भी थ्योरी नहीं। लेकिन फिर भी आप एक नज़र इस पे आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। और आपने ऑलरेडी इसको पहले पढ़ भी चुका है। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है कि 1 वर्ष का बच्चा यदि उनको दी गई वस्तु जैसे खिलौने, कलम या पेंसिल या पुस्तक का क्या करेगा। 2 वर्ष का बच्चा कैसे अपने आसपास के लोगों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। हालांकि क्वेश्चंस क्रिएट नहीं होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ठीक है ना। उन्होंने अपने जो विकास की अवस्था को है वो 4 स्तरों का वर्णन किया है, 4 स्तरों में विभाजित किया है। संवेदी गति, पूर्व परिचालन या पूर्व संवेदी गति आप कह लीजिए, प्रत्यक्ष परिचालन और यानी मूर्त जो संवेदी विधि मूर्त क्रिया होती है, और औपचारिक परिचालन। सभी जगह इसके नाम आपको अलग अलग मिल सकते हैं। पहले की वीडियो में भी हमने अलग नाम दिए थे क्योंकि उसमें अलग नाम था, तो लेकिन मतलब सबका एक ही निकलता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये 4 स्तर एक दूसरे से बहुत भिन्न है और प्रत्येक एक भिन्न तरीके को प्रकट करता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यानी कि पर्यावरण से किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जाए, इस 4 अवस्थाओं में बताया गया है। तो सबसे पहले हम संवेदी गति ले लेते हैं। यहाँ पे संवेदी गति देख लेते हैं, और इस स्तर का प्रसार जन्म से 2 वर्षों तक है, उदाहरणार्थ भाषा के अर्जन तक है। और इस स्तर में शिशु अनुभवों के समन्वय और शारीरिक एवं गति क्रियाओं द्वारा देख और सुन संसार की समझ संरचित करता है। यहाँ पे देखिए संवेदी गति में क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से यानी 0 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था इसके अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन कभी कभी एज में भी पूछ लेता है कि संवेदी गति की एज क्या होती है, ठीक है ना, किस आयु को कहते हैं। तो 0 से 2 वर्ष के लिए होता है। और इस 2 वर्ष तक में बच्चा जो होता है वो भाषा का अर्जन करता है। भाषा का अर्जन का मतलब होता है जो घर में परिवार में वो अपनी फैमिली से सीखता है, ठीक है ना। अधिगम यानी स्कूल से जो सीखता है, और अर्जन यानी जो घर से लेता है। तो जो भाषा का अर्जन होता है वो यहाँ पे वो करता है, घर से सीखता है, वो चलना सीखता है, एक्टिविटी सीखता है, बहुत सारी क्रियाएं वो करता है। ये सभी 0 से 2 वर्ष तक में बच्चे तो चलने लगते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करने लगते हैं, उनमें समझ हो जाती है कौन मेरा अपना कौन पराया है 2 वर्ष के बच्चे में, ठीक है ना। तो ये संवेदी गति के अंतर्गत आती हैं। शिशु शारीरिक क्रियाओं द्वारा संसार का ज्ञान अर्जन करते हुए उसका निष्पादन करते हैं। शिशु की प्रगति आभासी और जन्म पर करने वाले नैसर्गिक क्रियाओं से शुरू होकर स्वर के अंत तक सांकेतिक विचारों की शुरुआत तक होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म करने वाले नैसर्गिक क्रियाओं से, यानी कि बच्चा जन्म लेता है तो पहले आंख खोलना सीखता है, फिर मुस्कुराना सीखता है, फिर बच्चा धीरे से पलटी करना सीखता है, ठीक है ना। ये चीजें नैसर्गिक क्रियाएं होती हैं। फिर अपने हाथ अंगूठे को चूसना सीखता है, अंगूठे को मुंह में डालना सीखता है, फिर धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर चलना। ये सभी चीजें 2 साल तक में बिल्कुल हो जाती हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे वो संकेतों को समझने लगता है। आप बोलोगे बैठो, उठो, हंसो, रो, ये सब चीजें है ना, इस तरह से। और इसका अर्थ है कि वह क्रम से अधिक संगठित हो जाता है और उसकी गतिविधियां कम बेहतरीन हो जाती हैं। और मानी जो गतिविधियां पहले जितना एक्टिव हुआ करता था, जो उसकी क्रियाएं थी, वो धीरे धीरे कम होती जाती, क्योंकि वो बोलना सीखने लगता है, बोलने लगता है, बातों को समझने लगता है। और पर्यावरण से उसके सामना के माध्यम से उसकी प्रगति आभासी स्तर से जांच और त्रुटि अधिगम तथा समान समस्या समाधान तक होती। पर्यावरण से यानी कि उसे एक एनवायरनमेंट का पता चल जाता है, शरद क्या है, गर्म क्या है, ठंड क्या है, धूप क्या है ना, ये सब चीजें पर्यावरण से सामंजस्य कैसे करना चाहिए उसे पता चल जाता है। तो संवेदी गति के अंतर्गत अब नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्व परिचालन। पूर्व परिचालन में देख लेते हैं जो प्रौढ़ मानक के अनुसार पूर्व परिचालन स्तर यानी पूर्व सक्रिय काल, उसके बाद मूर्त सक्रिय काल आता है, फिर आपका लास्ट में आता है औपचारिक काल, ठीक है। पूर्व परिचालन स्तर जो होता है 2 से 7 वर्ष का होता है। 0 से 2 अभी हमने पढ़ा, अब 2 से 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके प्रमाण चिन्ह क्या है कि असंगत मानसिक परिचालन और स्वयं पर पूर्ण रूप से केंद्रित होता है। 7 वर्ष का बच्चा है, यानी कि फर्स्ट क्लास में वो पढ़ता है, तो वो बहुत समझदार हो जाता है। अपने संवेगों को, अपनी भावनाओं को वह अपने में स्वयं को पहचानने लगता है। मानसिक परिचालन और स्वयं पर पूर्ण रूप से केंद्रित होता है।
उसमें सही गलत की पहचान हो। इस स्तर के दौरान वह वस्तुओं, स्थानों और लोगों को व्यक्त करने के लिए संकेतों जैसे तस्वीरों, शब्दों, चित्रकलाओं का प्रयोग शुरू कर देता है तथा बच्चा स्थायी अवधारणाओं के साथ साथ मानसिक तर्कणा की रचना करने में सक्षम होता है। वह तथापि परिचालनों कार्यों के निष्पादन में सक्षम नहीं है। यद्यपि बच्चा शारीरिक की अपेक्षा मानसिक कार्य कर सकता है और चिंतन फिर भी आत्म केंद्रित है, बच्चे को दूसरों का दृष्टिकोण लेने में परेशानी होती है। यानी 2 से 7 वर्ष के बच्चे में आप 5 वर्ष से 2 से 5 वर्ष का पहले ले लीजिए, तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? इस अवस्था में बच्चे जनरली होते हैं संकेतों के माध्यम से 2 से 5 वर्ष में बच्चे जो है बात करते हैं, चीज को पहचानने लगते हैं। आप उन्हें कलर्स के बारे में आप उन्हें बताइए, किसी वेजिटेबल्स के बारे में बताइए, वो बहुत आराम से आपको, जैसे आप कोई चित्र दिखाएंगे तो बता देंगे आपको, तो ये होता है। लेकिन 7 वर्ष की पहुंचते पहुंचते तक में बहुत सारे वो काम जो होते हैं करने लगते हैं। बोलना तो क्या, बच्चे दौड़ने लगते हैं, खेलने लगते हैं, दिमाग का यूज करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट क्लास में पहुंचते पहुंचते 7 वर्ष में पहुंचते पहुंचते बच्चा जो होता है अपने माइंड का, अपने दिमाग का यूज करना शुरू कर देता है। वो अपने काम भी कर लेता है, शारीरिक कार्य, यानी कि जनरली उसके पहले पेरेंट्स उसके काम करते हैं, लेकिन 7 वर्ष फर्स्ट क्लास में आते आते बच्चा वो खुद काम सभी कुछ करने लगता है। अब प्रत्यक्ष परिचालन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष परिचालन में 7 से 11 वर्ष आता है, ठीक है। और तार्किक सोच की योग्यता से चरित्र, चित्रता, अवधारणाओं को समझने में बच्चा तत्कालिक वातावरण का उपयोग करता है। उस स्तर के दौरान महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है। 7 से 11 वर्ष में बच्चा मैच्योरिटी की ओर जाता है, परिपक्वता को प्राप्त करने की ओर जाता है। तो सीधी सी बात है, उसकी जो सोच होती है वो बढ़ती है, उसकी समझ बढ़ती है, वो मानसिक चीजें ज्यादा सोचता है, मेंटली रूप से ज्यादा सोचता है। वो किसी काम को करने के लिए सोचता है तो किस तरह से उस काम को किया जाए, किस तरह से खत्म किया जाए, ये भी सोच उसमें आ जाती है 7 से 11 वर्ष के बच्चों में। अब इसी में देख लेते हैं कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है प्रत्यक्ष परिचालन में। तो क्रमबद्ध करना, वस्तुओं को माप करना, आकार, किसी चरित्र के अनुसार एक क्रम छांटने की योग्यताएं, छोटा कौन है, बड़ा कौन है ना, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में रखना बच्चों समझ आ जाती है। माप करना, लीटर वगैरह की पहचान बच्चों में हो जाती है। क्योंकि 7 से 11 वर्ष में मैथ ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। 6, 7 क्लास में, 5th क्लास की बात, 7 से 11 ईयर का मतलब होता है 5th क्लास तक की प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात चल रही है। तो बहुत कुछ बच्चे सीख जाते हैं, काउंटिंग करना सीख जाते हैं। संक्रामकता, एक क्रम में तत्वों के बीच तार्किक संबंध को पहचानने की योग्यता हो जाती है। यदि ए बी की अपेक्षा लंबा है और बी सी की अपेक्षा लंबा है तो सी ए अवश्य लंबा होगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे उन्हें पहचानने लगते हैं और करने लगते हैं प्रत्यक्ष परिचालन के अंतर्गत। और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। थोड़ा प्रत्यक्ष परिचालन को आप डीपली देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें बहुत सारे इसके गुण दिए हुए, विशेषताएं दी हुई हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर इसके साथ साथ में वर्गीकरण भी होता है। आविर्भाव, आकार, अन्य लक्षणों के अनुसार वस्तुओं के समूह को नाम देने, पहचानने की योग्यता उनमें आ जाती है। संवाद करना आ जाता है, ठीक है ना। लंबाई के लिए, मात्रा के लिए, किस तरह से उनको व्यवस्थित किया जाए, सभी चीजें बच्चों में आ जाती है। और आत्म केंद्रितता को छोड़ना, यानी दूसरे परिप्रेक्ष्य से वस्तुओं को देखने की योग्यता भी आ जाती है। सही गलत की पहचान बच्चों में बहुत ज्यादा आ जाती है 7 से 11 वर्ष के बच्चों में। तो इस स्तर पर बच्चे अद्यप केवल समस्याओं को हल नहीं कर सकते बल्कि वास्तविक वस्तुएं, घटनाओं को लागू कर सकते हैं और काल्पनिक कार्य की अमूर्त संकल्पनाओं को नहीं। यानी कि बच्चे इस उम्र में पहुंचते ही जो भी प्रॉब्लम्स उनके सामने होती है उनका सॉल्यूशन निकालने में सफल होते हैं, ठीक है। अब औपचारिक परिचालन देख लेते हैं आपका। इस स्तर की जो शुरुआत होती है 11 वर्ष की आयु से होती है और प्रौढ़ता तक चलती है, यानी 11 वर्ष की आयु से आगे तक की है। और इस स्तर पर व्यक्ति मूर्त अनुभवों से बाहर चला जाता है और अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। कल्पना की दुनिया में चला जाता है वो। साथ ही साथ मूर्त रूपों, तार्किक कारण, उपलब्ध सूचना से सारांश निकालता है। क्या, क्यों, कैसे जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता, हम ऐसे करते तो ऐसा होता। बहुत सारी चीजें होती हैं। बाल्यावस्था अधिक सोचने से शुरू होता है, जैसे कि एक वैज्ञानिक सोचता है। समस्याओं का समाधान करने के लिए योजनाएं खोजता है, समाधानों का व्यवस्थित जांच करता है। वे सभी कल्पनाएं विकसित करते हैं, अनुमानों को जांचते हैं। ये सभी चीजें, समस्या समाधान, उन्हें रास्ते का अनुकरण करता है। ये सभी चीजें औपचारिक परिचालन के अंतर्गत आती है, जो कि 11 वर्ष की आयु से आगे की होती है। कि बच्चे में तार्किकता की जो भावना होती है वो ज्यादा विकसित होती है। वाद विवाद करना, किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम से निकल जाना, ये सभी चीजें जो होती, खोज करना, ये सभी चीजें औपचारिक परिचालन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इससे गुजरने के पश्चात विभिन्न स्तरों पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के चरित्रों को हम समझें कि सामाजिक विज्ञान को सीखने में बच्चे की सहायता करने में उनका कैसा उपयोग करें।
अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, अधिगमकर्ताओं में संकल्पना निर्माण। संकल्पना निर्माण क्या होता है? देखिए, संकल्पना निर्माण मान्यता की प्रक्रिया को शामिल करता है और कुछ वस्तुएं या घटनाएं साथ रहे जबकि दूसरे ऐसा नहीं करते हैं। यानी संकल्पना निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, यानी वस्तुएं जो घटनाएं होती हैं उनको मान्यता देना ही संकल्पना निर्माण कहलाता है। यानी कुछ वस्तु होती है, उसकी घटनाएं होती हैं और उस घटनाएं से एक थ्योरी बनाई जाती है, उस थ्योरी को मान्यता, उस सिद्धांत को मान्यता दी जाती है। संकल्पना का मतलब यहाँ पे अवधारणा से है, एक कॉन्सेप्ट से है, ठीक है ना। तो जो कॉन्सेप्ट, जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उनको मान्यता मिलना जरूरी है। आधार का निर्णय करना बच्चों के लिए अपेक्षित है और जिस पर वे श्रेणी बनाते हैं। दूसरी तरफ संकल्पना प्राप्ति के लिए अपेक्षित है कि एक बच्चा एक वर्ग की विशेषताओं का आकलन करे जो कि दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में पहले ही बन चुका है। यह उदाहरणों की तुलना और विषमता दिखाकर किया जाता है जो कि लक्षणों को धारणा करता है। हमारा उद्देश्य है समझना कि बच्चे के बीच संकल्पना निर्माण कैसे आता है और कैसे हम प्रक्रिया को सुसाध्य कर सकते हैं। देखिए, तो संकल्पना का मतलब जैसे होता है इच्छा, ठीक है ना। अब यहाँ पे संकल्पना को आप अवधारणा भी कह सकते हैं, ले सकते हैं, यानी कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट का निर्माण, एक अवधारणा का निर्माण जो होता है सीखने वालों में कैसे होता है, इच्छा शक्ति से होता है। ये मानसिक चीज़ों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। मानसिक तौर पर इसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि निम्नलिखित जो गतिविधि होती है वो संकल्पना निर्माण की प्रक्रिया को समझने और प्रक्रिया को सुसाध्य करने में आपकी सहायता करेगी। तो वो कौन सी गतिविधि है यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे दो परिस्थितियां उद्धृत करें जिनमें से बच्चे एक दूसरे को पढ़ाने में सम्मिलित हैं, या फिर दो उदाहरण दें कि खेल के दौरान बच्चे कैसे एक दूसरे से सीखते हैं। ये क्या होता है? ये संकल्पना ही तो कहलाती है। उपयुक्त वस्तुओं का जवाब देते समय आपको अवश्य अनुभव करना चाहिए कि बच्चे का तत्कालिक जो वातावरण संकल्पना निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी वातावरण जो होता है संकल्पना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संकल्पना निर्माण बच्चों को सूचना की वस्तुओं के निर्माण द्वारा विचारों के अन्वेषण का अवसर जो है वो प्रदान करता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वातावरण संकल्पना निर्माण में किस तरह की भूमिका निभाता है, ये आपको फिर एक्सप्लेन करना होगा, तो यही चीजें आप उसमें लिखेंगे। संकल्पना निर्माण में आप अपने बच्चों की सहायता कर सकते हैं। तो एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, शिक्षक कैसे सहायता कर सकता है संकल्पना निर्माण में, ठीक है ना, छात्रों की। तो इसका आंसर ये होगा कि लिखित सामग्रियों का या वास्तविक वस्तुओं जैसे बीज पत्तियां हो गई की एक संख्या विद्यार्थियों को दे और यह बेहतर है कि विद्यार्थी वास्तविक वस्तुओं के साथ कार्य करें। यानी कि आप बच्चों को जो है बीज पत्तियां भी दे सकते हैं और उनसे उस पर कार्य करने के लिए कह सकते हैं। विद्यार्थियों को एक छोटे समूह में रखें और उन्हें सामग्रियों को वर्गीकृत या समूह में करने को कहें जो कि समझ बनाता है। यानी कि आपने बीज रख दिया, पत्तियां बहुत सारी रख दी और आप विद्यार्थियों को समूह में बांट दीजिए और उनसे कहिए कि बीज अलग करें, पत्तियां अलग करें। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि उसका कॉन्सेप्ट देखना होगा कि बच्चे क्या क्या चीज किस तरह से अलग करते हैं, ये उनकी समझ को दर्शाता है। विद्यार्थियों को उनके समूहों में को वर्णनात्मक स्तर देने को कहें और विद्यार्थियों को साक्ष्य उदाहरणों के साथ वर्णन करने को कहें कैसे उन्हें सामग्रियों को संगठित किया है, किस तरह से उन्हें उनको अलग किया है, क्या उसका रीजन था कि उन्होंने फूल को और पत्तियों को जो भी आपने दिया है या जो भी सामग्री दी है उन्होंने उसको अलग किया। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे शिक्षा शास्त्र के उपागम यानी शिक्षा शास्त्र की कौन कौन सी विधियां हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिएगा। तो फिर ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए और कमेंट्स करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।